ठीक है, तो आज के सत्र को शुरू करते हैं। 19वां सत्र है आज हमारा। पिछले सत्र के रिकॉर्डिंग को जिन्होंने नहीं सुना है उसको ज़रूर सुन लें, बिना सुने, क्योंकि स्पष्टता नहीं आएगी। तो हम लोग जो कोर्स पढ़ रहे हैं बेटा, उसका नाम है डीवोक एग्रो प्रोसेसिंग। ठीक है, कुछ बातें धीरे धीरे आप और भी लेक्चर सुनेंगे। जो भी आपके और टीचर्स हैं वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादातर बातें करेंगे, है ना। वो कोई भी बात एक जनरलाइज सेंस में नहीं करेंगे। ये बातें आपको स्पष्ट होना ज़रूरी है ताकि आपको मिसमैच ना फील हो, क्योंकि थोड़ा मिसमैच रहेगा। जानते हैं क्यों मिसमैच रहेगा? क्योंकि बाकी सारे कोर्सेज में जो बात हो रही है वो पूरी होलिस्टिक बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ध्यान में ही नहीं है ना। वो एक सामान्य विधि से जो चलता हुआ तंत्र है उसके लिए बातचीत होगी। जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं किसी एक बड़े विजन की बात कर रही हूँ, है ना। तो अगर आप उन दोनों को सेटिंग करने जाएंगे ना तो आपसे सेटिंग होगी नहीं। आपको अपनी, हमारे भाषा में बोलते हैं ना, कोठा सोच, अपनी खुद की बुद्धि लगानी होगी और उसको सेट करना होगा। अगर आप अपनी बुद्धि लगाए बिना सुनेंगे समझेंगे तो दोनों चीज़ें मिसमैच आपको दिखाई पड़ने लगेंगी। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे पास 3 प्रकार की विचारधारा हैं। एक है हमारे पास भौतिकवाद, दूसरी हमारे पास है आदर्शवाद, और तीसरे हमारे पास है सहअस्तित्ववाद। सहअस्तित्ववाद। अभी आप जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो मूलतः भौतिकवादी व्यवस्था है। आज की जो व्यवस्था है, आज का जो तंत्र है, हम जो बात कर रहे होंगे वो हमारे विचार के साथ कौन सी व्यवस्था में बात कर रहे होंगे? बताओ ज़रा नाम। परिवार, परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास एक विचार है और उस विचार को मूर्त स्वरूप देने के लिए एक व्यवस्था है। ये एक महत्वपूर्ण शिफ्टिंग है। अगर आप ये विचार लेके इस व्यवस्था में जीने का मॉडल ढूंढेंगे वो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर आएगा मिसमैच। ये है मिसमैच। और आदर्शवाद से तो वैसे कोई व्यवस्था निकली नहीं, और निकली भी तो ज़्यादा से ज़्यादा राजतंत्र निकला, और अब राजतंत्र तो है नहीं। राजतंत्र नहीं ना, अब यहाँ कोई राजा नहीं है। यहाँ पर अभी हमारे पास जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी या जनवाद का, जनवाद ना कहें, डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं, जनतंत्र। जनतंत्र है, लेकिन ये डेमोक्रेसी भी कैसी है? इसमें ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये सब बना हुआ है। तो है तो कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन ये एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है ना। तो व्यवस्था का एक डिज़ाइन है और ये विचार और व्यवस्था दोनों साथ साथ चलेंगी। आप इस भौतिकवादी आदर्शवादी विचार से शिफ्ट होकर के सहअस्तित्ववादी विचार में आ जाएं। या जिस कोर्स को हमने शुरू किया उसका नाम है डीवोक एग्रो प्रोसेसिंग, है ना। तो जो हमने खेत से उत्पादन लिया उस उत्पादन का मूल्यवर्धन, है ना। इसको सामान्य भाषा में कहें तो जो उत्पादन या जो संपादन आया उसमें मूल्यवर्धन करके किसी उत्पादन को तैयार करना, ये नाम है एग्रो प्रोसेसिंग। फिर मैंने कहा आपके पास 3 या 4 सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के अलावा भी हैं। इस सब्जेक्ट के अलावा जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि इंडियन नॉलेज सिस्टम पढ़ाया जाएगा, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में एक बड़ा भाग आपके पास ये आएगा, ये वाला विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा। अभी तक कितने वेद शास्त्र, है ना, कैसे चला, है ना, उसमें भी इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसको थोड़ा पकड़ना होगा। अगर हम इसको नहीं पकड़ पाएंगे ना तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, और ये आपको अपनी कोठा सूझ, अपनी बुद्धि, अपनी मति थोड़ी लगानी होगी। और अगर ये मति नहीं लगाएंगे तो आपको लगेगा है ये सारे लोग अलग अलग बातें कैसे कर रहे हैं। ये सारे लोग अलग अलग बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग विचार से प्रेरित हैं सारे लोग। ठीक है, इसमें आपका भला क्या होगा? आपका भला ये होगा, आपको स्पष्ट भौतिकवाद और आदर्शवाद और सहअस्तित्ववाद एक समय के बाद दिखने लग जाएगा। मैं ही इस काम को कराऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये भौतिकवादी विचारधारा से विचार आया, ये आदर्शवादी विचार है, ये सहअस्तित्ववादी विचार। सिस्टम में जो हम बात को पढ़ रहे हैं वो मूलतः क्या है? एक आदर्शवादी बात चल रही है वहाँ पर। जो जैसे कि आज अभी आप वीरा भाई का लेक्चर अटेंड कर रहे थे, उसमें जहाँ पर उन्होंने बात करी कि ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल व्यवसाय है ना, यहाँ पर प्रॉफिट
को देख रहे हैं, बाजार में कितना उत्पादन आदि है, ये मूलतः कौन सी बात है? भौतिकवादी बात है। तो इसी व्यवस्था के लिए हम उत्पादन कर रहे हैं। अभी जो भी चर्चा चली उसमें क्या बता दिया कि जो उत्पादन कर रहे हैं वो इसी व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो उत्पादन की कोई बात होगी नहीं, ये ऋषि आदि जो हैं वो खेती किस विधि से कर रहे हैं ये आगे आएगा आपके में टॉपिक। तो उसमें बताया ऋषि जो हैं अपने निर्वाह के लिए खेती कर रहे हैं, उनके पास जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो लोग अपने खाने पीने का कुछ निर्वाह कर रहे हैं, उस विधि से कुछ खेती कर रहे हैं। इतनी थोड़ी सी बात आएगी, और जिसमें क्या है, प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचाते हुए खेती हो रही है। तो इसमें जो पूरा खेती का जो उत्पादन का स्वरूप है, या खेती का या उत्पादन का जो स्वरूप है, ये भरण पोषण के लिए है, भरण पोषण के लिए है। और अब जिन लोगों ने पिछला लेक्चर सुना है, नहीं सुना है तो आप उसको सुनना होगा। यहाँ पर जो उत्पादन है ना बेटा, ये जो हमने पिछले सत्र में बात करी, यहाँ पर ये जो उत्पादन है ये किसके लिए है? उदारता पूर्वक विनिमय के लिए। इन तीनों के लक्ष्य बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि हमने बात क्या करी, हमें चाहिए था वसुधैव कुटुंबकम और उसके लिए कार्यक्रम। अगर धरती पूरी अपनी है तो मिलजुल करके हमको विनिमय करना सीखना है, उत्पादन विनिमय। ये तीन बातें हैं। जो लोग पिछले सत्र में थे उनको ये बात पकड़ में आ रही है? अर्जुन, आपको पकड़ में आ रही है ये बात? आपको भी धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगी, ऐसा नहीं कि एकदम पकड़ में नहीं आएगी। मैं कोशिश करूँगी, पर पूरी बात नहीं रख पाऊँगी पिछले लेक्चर की। ठीक है, तो समझ में आया बेटा ये बात? तो तीनों जगह उत्पादन का प्रयोजन अलग है। यहाँ पर प्रयोजन ये है कि प्रॉफिट मिल जाए, कुल मिलाकर के अच्छा पैसा मिल जाए, है ना। और अच्छा पैसा मिलने के बाद आपको फिर क्या करेंगे उस पैसे का, वो यहाँ पर चर्चा नहीं होगी। उसका लिमिटेशन है, कोर्स का लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं, है ना। ये भी आपको एक सूचना दे रहे हैं कि एक समय में जब इस तरीके से भारतवर्ष में सोचा गया, तो उसमें कुछ सोचा गया है ना भरण पोषण पूर्वक, और हम किसी को हर्ट ना करें, पर पीड़ा के बिना हम उत्पादन कर लें। तो इस तरीके से भारतीय जो नॉलेज सिस्टम रहा उसमें उत्पादन चला। ये पहली बार, अब आपका जो पूरा कोर्स है ना, ये अपने आप में मैंने कहा ना कि प्रयोग है। ये प्रयोग लगता तो बहुत छोटा सा है कि उत्पादन का प्रयोग है, असल में ये पूरा व्यवस्था परिवर्तन का प्रयोग है। और हमको सीखना क्या है, ये हमारे विचार में स्पष्ट हो जाए। इस विचार को हमको देखना है, क्योंकि ये विचार कैसा था कि हम किसी को हर्ट नहीं करें। ये बहुत सुंदर विचार रहा, भारतीय परंपरा में एक सुंदर विचार रहा कि हम बिना किसी जीव, बिना किसी जानवर, बिना किसी भी चीज़ को क्षति पहुंचाए हुए मानव जो है उत्पादन कर सकता है। ये विचार मूलभूत यहाँ से आया। लेकिन उसके बाद ये जो भौतिकवादी विचारधारा रही, उसके आधार पर व्यवस्था खड़ी हुई है, जिसको जिग्नेश कहते हैं हम पैसे में उलझे हुए हैं भैया। अभी तो अर्थतंत्र इसी हिसाब से चल रहा है। तो अपने को कई सारी चीज़ें समझनी है। पहले तो हमको ये समझना है, इस विचार को समझना है, इस विचार में आशय को समझना है। आशय का मतलब होता है इनमें क्या अपेक्षा रही, किस अपेक्षा से चले थे, बीच में अटक गए वो दूसरी बात है। अभी मुगलों का आक्रमण हो गया, फिर अंग्रेज आ गए और फिर उन्होंने ये किया वो क्या, दूसरी कहानी है। कुछ मानसिकता से चले थे, रास्ते में अटकाव हुआ, अटकाव के फलस्वरूप इस प्रकार की कोई व्यवस्था आ गई, और इस व्यवस्था के फलस्वरूप हम यहाँ पर उलझे हुए हैं। आप कितना भी उत्पादन कर लीजिए, अच्छे से अच्छा उत्पादन, आपको पता है कहीं कहीं पर ऐसे बैग्स होते हैं जो 6-6, 6.5 लाख के या शायद उससे भी महंगे बिकते हैं। सिंपल हैंड बैग, लड़कियों के हैंड बैग जो होते हैं कि नहीं, कपड़े न जाने कितने कितने के बिकते हैं। और वो जो हीरा होता है, हीरा मूलतः क्या होता है, पत्थर होता है ना। इस दुनिया का सबसे कठोर पत्थर का नाम होता है हीरा, नहीं होता है? उस हीरे की क्या उपयोगिता होती है बताओ ज़रा। आदमी अगर भूखा है तो गेहूं खाएगा कि हीरा खाएगा? और गेहूं महंगा है कि हीरा महंगा है? हीरा महंगा है। हीरे से एक्चुअली किसी का भला, और बहुत सारे हीरे पॉइजनस होते हैं, आपको पता है, जहरीले होते हैं। बहुत सारे ऐसे जेम्स होते हैं जो जहरीले होते हैं। महंगा क्या चल रहा है? ये वाले तंत्र में ना बहुत सारी गड़बड़ है। ये मैंने थोड़ा सा इंगित किया, भी इशारा किया आपको। तो कितना उत्पादन करके किसी हीरे वाले उससे टक्कर ले लेंगे क्या आप? नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर संतुलन का सिस्टम नहीं है, यहाँ कभी संतुलन आ नहीं सकता, कोई सिस्टम नहीं है ना।
लेकिन अपने को जो सिखाया जाएगा कि भाई उत्पादन को किस तरीके से अच्छे से किया जाए, है ना, चारों अवस्थाओं में संतुलन बनाए रखते हुए, उस बात को आपको यहाँ पर पकड़ना है। इसलिए मैंने कहा आपको अपनी कोठासूत्र इस्तेमाल किए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बात का निष्णात है और वो अपनी बात को रखेगा। मगर अब ये आपके ऊपर है कि आपको इसकी अच्छी बात ले लेनी है, इस कोर्स के अंतर्गत जो पढ़ाया गया उसकी अच्छी बात, यहाँ का आशय आपको उठाना है और उसके बाद इस पूरी व्यवस्था को समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका प्रैक्टिकल है वो इस पर बेस्ड है। ये स्पष्टता रखिएगा, ठीक है। तो भौतिकवाद, आदर्शवाद और सहअस्तित्ववाद तीनों वाद हैं और ये हमारी परंपरा में क्रमशः प्रकट हुए हैं, है ना, क्रमशः प्रकट हुए हैं। तो देखो, दो प्रकार के विचारधारा हमारी मानसिकता में हैं, है ना। हम हैं, आप हैं, इस दुनिया का कोई भी मानव संतान है, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये दो प्रकार के विचार हैं। चलिए आज थोड़ा ये एक्सरसाइज करते हैं ना, और मैं थोड़ा समय देती हूँ ताकि आप कल उस लेक्चर, आप दोनों लोग कल लेक्चर को देख के आइए। इस क्लास में बैठ के अगर वो लेक्चर आप नहीं सुनेंगे तब तक आपको आगे पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए मैं दूसरा टॉपिक पढ़ा देती हूँ, ठीक है, उसको कंटिन्यू नहीं करती हूँ। चलो आज हम लोग ये एक प्रैक्टिस करते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये जो मैं विचार सोच रहा हूँ वो भौतिकवादी है या आदर्शवादी है, ठीक है। भौतिक का मतलब होता है जो हमको दिख रहा है, हमें अपनी पांचों संवेदना से जो कुछ परसीव हो रहा है वो सब क्या है, भौतिकता है। ये बात पकड़ में आती है, ये बात पकड़ में आती है। तो जैसे ये शरीर हमको दिख रहा है तो शरीर क्या है, भौतिक है। पेड़ पौधे का जो स्वरूप हमको दिख रहा है वो सब क्या है, भौतिक है ना। भौतिक शब्द जानते हैं कहाँ से आया, पंच महाभूत से। पंच महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, है ना। हमारी सिस्टम में ऐसे पहचाना गया 5 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व जिसको हम पदार्थावस्था कह रहे हैं, है ना, इस तरीके से पहचान रहे हैं वहाँ पर। तो क्षिति जल, जल मतलब समझते हैं, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब खाली स्थान और समीरा मतलब वायु। इन 5 तत्वों से ये सारा भौतिक संसार की रचना हुई है। ये एक तरीके से देखा जाए सत्य बात भी है। और फिर ये जो अपना साइंस की जब हमारे पास आई स्टडी, तो उन्होंने बिल्कुल क्षितिजल पावक को भी अलग अलग समझा भाई, है ना, कि जो ये पदार्थावस्था है इसमें 120 प्रकार के एलिमेंट्स हैं, है ना। पानी कैसे बना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से पानी बना, इस तरीके से बात पकड़ में आई। तो भौतिकवाद कह रहा है जो हमको आँखों से दिखता है ना, आँख, कान, नाक, त्वचा, है ना, और जीभ से हमको जो समझ में आ रहा है वही सत्य है। भौतिकवाद क्या कह रहा है कि मात्र जो है भौतिकता सत्य है, मात्र भौतिकता सत्य है। बस इतनी सी बात है ना। तो जैसे कभी आप कोई आर्ग्यूमेंट, इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट को देखेंगे जब हम कहते हैं कि भाई ये बात तो है, लेकिन आप इसको लैब में प्रूव करके दिखाइए, ये बात कैसी है, आदर्शवादी की भौतिकवादी। बात को फिर से सुनिए। मैंने कहा जैसे हमने कोई बात कही, कोई भी बात कही, और मैंने कहा ऐसा है, और किसी ने सामने से तर्क दिया कि आप इसको लैब में प्रूव करके दिखाइए, तो ये भौतिकवादी विचार है या आदर्शवादी विचार है? आदर्शवादी। भौतिकवादी कैसे, किस आधार पे बोले ये बात? क्योंकि वो क्या कह रहा है, इसको दिखाओ। पकड़ गए। आपको पकड़ में आया? आपको पकड़ में आया अभी? नहीं पकड़ में आया? नहीं पकड़ में आया? चलिए, जैसे हमने कोई बात रखी, हमने कहा भाई ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर है। एक बात हमने ऐसे बोली किसी ने सामने से कहा कि हमको दिखाओ, लैब में दिखाओ, किसी यंत्र की पकड़ में दिखाओ। तो ये बात कैसी बोली? कैसी बोली? आदर्शवादी। एक सेकंड, उसने कहा कि इसको हमको आप प्रूव करके दिखाइए, प्रूव विथ लैब्स इंस्ट्रूमेंट्स। तो वो बेसिकली कौन सा विचार को रख रहा है सामने? भौतिकवादी। पकड़ में आ गया आपको? अभी पकड़ में आया ना? आपको पकड़ में आया? ठीक।
ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। अच्छा, फिर भौतिकवादी विचार और किस तरीके से है? अपने हिंदुस्तान में ही एक दर्शन हुआ जिसको बोलते हैं चार वाक दर्शन। ये इतना डिटेल में आपको IKS में नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ना विचार की क्लैरिटी बनती जाए। बोलते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, खाओ पियो मौज करो, और खाओ पियो मौज करो, और ऋण लेकर के भी अगर घी पियो है ना, घी पीकर मज़े करो, चाहे ऋण लेना पड़े, ऐसा। तो एक ये जो विचार है कि खाओ पियो मौज करो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये विचार कौन सा है, भौतिकवादी कि आदर्शवादी? खाओ पियो मौज करो, आज जो है सब भोग लो, ये भौतिकवादी है कि आदर्शवादी? कैसे पता आदर्शवाद क्या है? अभी तो मैंने बताया ही नहीं आपको आदर्शवाद क्या है। भौतिकवादी मतलब मात्र भौतिकता सत्य है, जो आज दिख रहा है वो सत्य है। चलिए, आदर्शवादी विचार जो है वो ये है कि ये जो संसार है ना, ये झूठ है। क्या सत्य है? मात्र ईश्वर सत्य है, ईश्वर या ब्रह्म सत्य है, और ये जगत क्या है? मिथ्या है। जगत तो मिथ्या है, मात्र ईश्वर सत्य है ना। अब चलिए बात करते हैं ना। तो अब कोई कह रहा है कि खाओ पियो मौज करो, ज़िंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। यहाँ पर विचार किस प्रकार का विचार है? यहाँ पर ऐसा विचार दे रहे हैं कि भाई आपके जो कर्म काटने के लिए अगला जन्म या अगली शरीर यात्रा आपको मिलेगी, आपको मोक्ष पाना है, ऐसी सब चर्चा सुने हैं ना, थोड़ा बहुत तो सुनते रहते हैं आप। तो ये आदर्शवादी विचार है कि इस जन्म में अच्छा बो तभी अच्छा काटोगे, ये सारी भाषा सुने हो ना, ये आदर्शवादी विचार है। अभी बताओ, तो चार वाक दर्शन जो है वो भौतिकवादी है कि आदर्शवादी? खाओ पियो मौज करो, शरीर से जो आनंद मिल रहा है वही परमानंद है, इसके अलावा और कोई आनंद नहीं है। भौतिकवादी। बहुत बढ़िया, ये पकड़ में आ गया। और आपको विचार देती हूँ, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। चलिए, कैसे पता चला? रुपए से क्या मिलेगा? रुपए से क्या लेके आओगे? रुपया तो खाओगे नहीं, रुपए से क्या लेकर के आओगे? वस्तुएं, सेवाएं, और क्या लेके आओगे? और उसको क्या करोगे? भोगोगे, है ना। भोग करके क्या है? शरीर से कुछ किसी प्रकार का सुख होगा, चाहे कहीं घूमने जाओगे तो कुछ देखने का सुख होगा, प्लेन में बैठने का सुख होगा, ऐसा कुछ कुछ कल्पना करते रहते हैं, है ना। क्या हुआ बेटा? मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं पूरे मानव जाति की बात कर रही हूँ, है ना। दूसरा कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए तो प्रश्न है ना अभी, है ना। हम ये तो सिरे से नकार नहीं सकते कि दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमको पूछना पड़ेगा उनसे जिनको सब कुछ ये पा लिए हैं कि अभी दूसरा कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। जिसको नहीं मिला है वो नहीं इस बात पे कमेंट कर सकता ना, जिसको मिला वो बताएगा। ठीक है, अभी ये विचार क्या है इसको पकड़ा जाए। भाई कुछ लोग तो क्योंकि दिखाई पड़ते हैं सत्य की खोज में, ब्रह्म की खोज में नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो इसका मतलब है उनको तृप्ति नहीं हुई। बुद्ध को तृप्ति नहीं हुई ना। बुद्ध क्यों गए अपना पूरा राज्य छोड़ करके? महावीर क्यों निकले अपने राज्य साम्राज्य को छोड़ के? तृप्ति हुई तो निकलते क्या? नहीं निकलते। खैर, मेरा ये काम नहीं कि मैं आपको कन्विंस करूं कि इसमें तृप्ति नहीं है, मेरा ये काम नहीं। और ये आपका प्रश्न इसलिए बना हुआ है क्योंकि आपने पिछली क्लास मिस करी है, क्योंकि अभी आपके दिमाग में व्यवस्था का स्वरूप नहीं है। चलिए, तो वापस आते हैं। भौतिकवाद कहता है कि मात्र भौतिकता सत्य है, और ये वाला आदर्शवाद क्या कहता है? मात्र ईश्वर सत्य है। और सहअस्तित्ववाद क्या कहता है? सहअस्तित्ववाद क्या कहता है? बताओ, सहअस्तित्ववाद क्या कहता है? बेटा उसमें नोटबुक में नहीं मिलेगा, मैंने ऐसा पढ़ाया ही नहीं, अभी तो चर्चा कर रही हूँ, सामान्य चर्चा। अर्जुन बताओ। सहअस्तित्ववाद कहता, कोई बात नहीं, ठीक है। सहअस्तित्ववाद कहता है
कि ये जो व्यापक सत्ता है ना, व्यापक में इकाइयाँ संपृक्त हैं। क्या है? संपृक्त है, मतलब डूबी हैं, भीगी हैं, घिरी हैं, और ये इकाइयाँ संपृक्त हैं व्यापक में, ये सत्य है। इसको कह रहे हैं सह अस्तित्व सत्य है। सह अस्तित्व सत्य है। ना तो इकाइयाँ नाशवान है, ये जगत जो है बेसिकली सह अस्तित्ववाद कह रहा है जगत मिथ्या नहीं है, ये कह रहा है। और ये जो बोल रहा है ना मात्र भौतिकता सत्य है, इसके भी अगेंस्ट है। कह रहा है कि मात्र भौतिकता सत्य नहीं है, ये व्यापक जो खाली स्थान है ये भी सत्य है। ये एज इट इज़ है कि नहीं बना हुआ, इसमें हम कुछ हिला डुला नहीं सकते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या सत्य है? तो व्यापक प्लस इकाई या ईश्वर प्लस जगत दोनों सत्य है, व्यापक प्लस इकाई। इसने कहा ब्रह्म सत्यम, व्यापक को लिख रहे हैं ब्रह्म सत्यम, और जगत शाश्वत, मिथ्या नहीं है ये जगत। समझे? तो इसीलिए इस व्यवस्था में जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था थी, उसमें हमारे पास एक डिज़ाइन है कि भौतिक आवश्यकताएं पूरी हों, जबकि आदर्शवादी डिज़ाइन क्या है? भौतिक आवश्यकताओं को नकार दीजिए, मिल जाए तो खा लीजिए, ना मिले तो जय राम जी की। यही डिज़ाइन बनता है ना, क्योंकि आदर्शवाद में क्या कहा? केवल ईश्वर सत्य है और ये जगत क्या है? मिथ्या है। तो जगत मिथ्या है तो भाई शरीर भी मिथ्या हो गया, तो शरीर की सारी संवेदनाएं भी मिथ्या हो गई। तो क्या करो? फिर इनको जाने दो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ईश्वर जैसी कोई वस्तु हमको इनको पकड़ में नहीं आई, और ये कह रहे हैं केवल यही सत्य है जिसमें अभी हम लोग डूबे भीगे घिरे हैं। ये चारों तरफ हमारे ऊपर इस समय ये हावी है भौतिकवाद। जैसे इन्होंने कहा ना, और चाहिए ही क्या? यही कह रहे हैं मात्र भौतिकता सत्य है और कुछ नहीं चाहिए, और किसी प्रकार की इसी से तृप्ति हो जाएगी, है ना। ये है भौतिकवाद, एक विचार है, और ये विचार हम में धीरे 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 प्रतिष्ठित हुआ है। कैसे प्रतिष्ठित हुआ है? शिक्षा से, समाज से, है ना। हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार ने इस बात को पालन पोषण किया है। और क्या चाहिए? क्योंकि आप जब बच्चे थे आपके दिमाग में ये विचार नहीं था, लेकिन ये आप कहीं से सुनते 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 कुछ इसके प्रूफ देखते कि हम, जैसे आपने उस दिन एग्जाम्पल दिया ना सुरेश भाई का, कि भाई अब उसकी पहुंच हो रही है, अब उसका सम्मान हो रहा है, तो इनको ऐसा लगने लगा ये वाली बात ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने को जांच के देखना है। हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा है, कह रहे हैं संपृक्तता ये सत्य है, व्यापक और इकाई दोनों सत्य हैं, ब्रह्म सत्य है और जगत शाश्वत है। जगत शाश्वत है इसका मतलब ये नहीं कि एज इट इज़ बना रहेगा, इसमें रचना विरचना का क्रियाकलाप चलते रहता है। क्या चलता रहता है? रचना विरचना का क्रियाकलाप चलते रहता है। रचना विरचना विधि से, है ना, ये जगत क्या है? शाश्वत है, एज इट इज़ बना रहता है, एज इट इज़ बना रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे मिट्टी में जो आयरन का कण है उसको पालक या सेब या दूधी का जो बीज है ना, उसमें जो पौधा निकला उसकी जड़ ने अपने में रखा, और रखने के बाद जब आपने आहार के रूप में उस वस्तु को ग्रहण किया तो आपके शरीर में आयरन का वो कण आ गया। आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, उसमें जो हीमो वर्ड आता है ना, हीमो का मतलब ही आयरन होता है ना। तो आयरन का वो ग्लोब्यूल जो है, आपके आयरन का जो कण है आपके शरीर में सांस लेने में भागीदारी कर रहा है ना। एक समय के बाद आपका शरीर मान लीजिए शांत हो जाता है, और उसके बाद ये पुनः कहाँ चला जाता है? मिट्टी में। तो वो आयरन का कण एज इट इज़ बना रहेगा, लेकिन वो अलग अलग जगह में, कभी पदार्थावस्था में था, कभी प्राणावस्था में था, कभी वो जीवावस्था में था, कभी ज्ञानावस्था की इकाई के शरीर में दिख रहा था, लेकिन वो जो कण है वो एज इट इज़ बना रहेगा। इसको कह रहे हैं कि ये शाश्वत है, ये कण कहीं नहीं जाएगा। क्या करेगा? अलग अलग जगह पर भागीदारी करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इतनी बात पकड़ में आती है? इतनी बात पकड़ में आती है? तो रचना विरचना होती रहती है, लेकिन जो वस्तु है वो क्या है? शाश्वत है। जगत क्या है? शाश्वत है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? आपकी कहावतें जो हैं उनमें से 2-4 कहावतों को निकालिए, तो फिर हम सोचते हैं कि ये आदर्शवादी है कि भौतिकवादी
बताइए कोई कहावत। सोचिए ही ना मैम, बताइए। बताओ अर्जुन, कोई कहावत याद आ रही है? वो बहुत सारी कहावतें सुनते रहते हैं ना हम। हाँ, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जो हारा जी, वो जो जीता वो सिकंदर, है ना। तो एक और चीज़ है ना, तो ये जो भौतिकवादी विचार है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भौतिकवादी जो विचार है ये क्या करता है, ये ऐसा मानता है कि ये जो कण कण है ना, ये आपस में संघर्ष कर रहे हैं। जिसको हम लोगों ने कहा ये जो पूरी धरती है ना, भौतिकवादी विचार मानता है ये धरती कैसे आई है, तो बिग बैंग से। बिग बैंग से, ये सुना है आपने नाम बिग बैंग? नहीं सुना है? क्योस थियरी, इन लोगों ने नहीं सुना होगा जना, ये सब कोई बात नहीं। चलिए, तो कुल मिला के मैं बता देती हूँ आपको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बोलते हैं ये जो कण हैं ये सब आपस में धक्का मुक्की से, इनमें धक्का मुक्की हुई, और धक्का मुक्की होने के फलस्वरूप क्या है कि ये पूरा है ना, ये सब एक्टिव हो गए, और एक्टिव होने के फलस्वरूप ये सब संघर्ष कर रहे हैं आपस में, और संघर्ष के फलस्वरूप जो जीत जाता है ना, जो जीत जाता है वो आगे बढ़ता है। इसीलिए वो सिद्धांत आया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या बोलते हैं, उत्तरजीविता बोलते हैं। फिटेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट समझ रहे हैं? इंग्लिश समझ रहे हैं? श्रेष्ठ की उत्तरजीविता, बलवान, हाँ यस यस यस, थैंक यू, यस। तो बलवान की उत्तरजीविता। तो ये जो विचार है ना, भौतिकवादी विचार, जो जिस व्यवस्था में, जिस शिक्षा में अभी हम हैं, भौतिकवादी विचार से ही हमारी शिक्षा और हमारी व्यवस्था दोनों सूत्रित हैं। ये दोनों सूत्रित हैं, हम इसी में अभी जी रहे हैं। ऐसा ही सोचते हैं, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी सोचते हैं हम लोग, ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं। थोड़ा थोड़ा आदर्शवादी भी सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा। जैसे सुबह 1 घंटे पूजा अर्चना कर ली कि ईश्वर भी है, लेकिन उसके बाद क्या करो, 7-8 घंटे जम करके, है ना, जो शोषण करना है, संग्रह करना है, उसका कार्यक्रम करना है। तो 1 घंटा आदर्शवाद, 7-8 घंटा भौतिकवाद। फिर आओ, नहाओ धो, दिया बत्ती करो। ये सबको अपने को हटाना पड़ेगा रिकॉर्डिंग से, ठीक है। आप तक बात पहुंची? तो अभी हमारा जीने का डिज़ाइन ऐसा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया था, सच बोलना चाहिए। बच्चे की पिटाई लगा देते हैं कि तुम सच नहीं बोल रहे हो, और फिर धीरे धीरे बड़ा होता तो कहते हैं हमारा बच्चा तो एकदम डफोड़ है, ठीक है, एकदम ही बेवकूफ़ है। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब बच्चा सच, मान लो सच ही बोले, तो मैंने देखा हमारे इंस्टीट्यूट में आके मदर्स कंप्लेंट करती थी, बच्चा एकदम ही, इसको दुनिया समझती नहीं है, ऐसा बोलते थे, है ना। या फिर बोलेंगे कि अभी आप लोग बड़े हो गए, अभी आप लोग जिसको कहते हैं समझदार हो गए। जानते हैं आप क्या समझ गए? कि सच बोलने से काम नहीं चलता। इसको हम क्या बोल रहे हैं? समझदार हो गया बच्चा। और जब आप छोटे थे तब आप ही को क्या सिखाते थे? कि सच बोलना चाहिए। हो गया ना द्वंद्व, ये द्वंद्व है। ये द्वंद्व मतलब उलझन है। कहाँ उलझे हुए? भौतिकवादी और आदर्शवादी विचार में। क्यों उलझे हुए? आदर्शवादी विचार है सच बोलना है, क्योंकि सच बोलते बोलते आपको मोक्ष की उपलब्धि होगी, आपको तो स्वर्ग जाना था, लेकिन आप फंस गए यहाँ की व्यवस्था में। आपको रोटी कपड़ा भी चाहिए भाई, रोटी कपड़ा के लिए पैसा चाहिए, पैसा कैसे कमाओगे बिना झूठ बोले? ये जगह पे आके खड़े हो गए। तो भौतिकवादी व्यवस्था है ना, इसलिए भौतिकवादी शिक्षा से क्या चाहिए? आजीविका। आजीविका मतलब कुल मिला के पैसे चाहिए, और पैसे के बाद इसी व्यवस्था में जीना है। तो थोड़ी देर आदर्शवादी विचार, थोड़ी देर भौतिकवादी विचार। जब जिससे मामला सुलझ जाए, तब वो वाला लाइन बोल देने का कि सच बोलना चाहिए, तो किसी को समझा दिया। कहीं पर ज़रूरत पड़ी कि ऐसा थोड़ी चलता है, बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता है, ऐसे बोलने लग जाते हैं। हम लोग अवसरवादी, ना हम भौतिकवादी हैं ना हम आदर्शवादी, हम लोग बीच के कुछ हैं, बीच के आदर्श, हम लोग अवसरवादी हैं।
जिस अवसर पे जहाँ से काम निकल जाए हम वैसा करते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि बलवान की उत्तरजीविता है, ये एक विचार आया। ये आपने कौन सी वो थियरी है जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया? चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। इसका नाम सुना आप लोगों ने, पढ़ा होगा इसको, ये सब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पढ़ा है इसको? चार्ल्स डार्विन की जो थियरी है, थियरी ऑफ एवोल्यूशन, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अरे नहीं पढ़ा तो चिंता मत करिए, एक लाइन में बता तो दिया आपको। क्या नहीं पढ़ा इसमें? नहीं पढ़ा जैसा कुछ नहीं है, ये आपके रग रग में बसा हुआ है। ये जो कंपटीशन की थियरी आई है ना, जैसे कैसे कंपटीशन की थियरी आई, दो कुत्तों को देख रहे हैं झगड़ रहे हैं, है ना, दो कुत्तों को देख रहा, जो बलवान है वो बच गया और बाकी को मार के खा गया, है ना। तो हमने जीव जानवरों को देखा, वहाँ से निकल के आगे सूत्र बलवान की उत्तरजीविता। क्योंकि चार्ल्स डार्विन अध्ययन किसका कर रहे थे? किसका अध्ययन कर रहे थे? जानवरों का, जानवरों की हड्डियों का, इन्हीं का अध्ययन कर रहे थे। और मानवों के लिए उन्होंने ये सूत्र निकाल दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऐसा बनेगा कि ज्ञानावस्था की इकाई एकदम अलग इकाई। जैसे आपको बताती हूँ, आपके परिवार में जब कोई बीमार होता है तो क्या आप उसको मार के खा जाते हैं? चिड़िया के अंडे में अगर आप देखें ना, जो अंडा कमज़ोर होता है, चिड़िया खुद ही उस अंडे को, आपको पता है ये बात कि नहीं पता? चिड़िया खुद ही उस अंडे को सरका के गिरा देती है, उसको पता है। केवल आप लोगों को किसी को नहीं पता है ना, नहीं। और जो बच्चे ही होते हैं, उसी के बच्चे क्या होता है, जो वीक बच्चा होता है उसी को चोंच मार मार के उसको गिरा देते हैं और ख़त्म करवा देते हैं। आपके घर में क्या होता है, आपका भाई बहन बीमार होता है तो देखिए इन लोगों को आश्चर्य, और इनको नहीं पता ये सारी बातें। हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए ये सब। वो कभी-कभी घोंसले में से नीचे गिर गया ना बच्चा, वो कमजोरी होता है, वो उसके भाई बहन नहीं गिराया उसको। हाँ, भाई बहन गिरा देते हैं। और अभी हाँ ये सब आश्चर्य कर रहे हैं, है ना। तो अध्ययन, हाँ, हमें लगता है वो गिरा है, वो एक्चुअली गिरा नहीं होता, उसको गिराया जाता है। क्यों? क्योंकि जीवावस्था में है जीने की आशा, उसको, उसमें उसका एक डिज़ाइन है। और मानव में क्या देखते हैं, वो कितना भी भ्रमित हो, उसको कुछ भी ना समझ में आया, फिर भी अगर आपके घर में कोई बीमार होता है तो क्या करते हो? सेवा। अपना भाई बहन बीमार हो तो अपना भी सर्वस्व लुटा के सेवा करने को आदमी तैयार हो जाता है भाई। अपनी जो माँ होती वो बच्चे को क्या बोलती, मेरी उम्र तुझे लग जाए, ऐसा आशीर्वाद देते हैं हम लोग। और सच में उसके लिए करते भी हैं। कई सारे मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चे को किडनी वगैरह वो डोनेट कर देते हैं अगर बच्चे की किडनी ख़राब है, अगर सेट हो गया तो। ऐसी आप सुनते होंगे सारी बातें। तो हमारा तो हम जीवावस्था में देखते हैं, जीवावस्था का अध्ययन करके नियम किसके लिए दे दिए? ज्ञानावस्था के लिए। और भौतिकवाद ये भी बोलता है कि हम लोग एनिमल्स हैं, सोशल एनिमल्स हैं। आपको हम बोलें कि आप एनिमल हो, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। किसी मानव को अभी तक ये स्वीकार नहीं हुआ। और आप देखिए विकिपीडिया में, गूगल कीजिए, मानव को एनिमलिया के अंतर्गत रखा हुआ है। जानवर, आप जानवर हैं? जानवर नहीं हैं हम लोग और सूत्र क्या दिया? बलवान की उत्तरजीविता। और आपकी शिक्षा के लिए तरीका क्या बनाया? कंपटीशन, फर्स्ट आना है, फर्स्ट। इन लोगों को ज़्यादा, इन लोगों ने स्टडी नहीं किया, नहीं तो इन लोगों को बात करने में इनसे मज़ा आए, है ना। आप अल्फ़ा मेल और ये सब इन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ना, जो मंकीज़ में होते हैं अल्फ़ा मेल्स होते हैं, पता है कि नहीं पता है? पता है, आपको पता है, आप थोड़ा स्टडी करते हो इसका मतलब। हाँ हाँ, झुंड में, हाँ, उसका वो वट चलता है, जिसको बोलते हैं हमारी भाषा वट चलता है ना। हम वही सब में अभी, हाँ कुत्ते, हम यही तो हम भी ये कर रहे हैं ना, अपना अपना वट किसका चले भाई। हाँ, है ना। तो हमने सिस्टम क्या निकाला? जानवरों को पढ़ाने के लिए कंपटीशन। और यहाँ पर हालत क्या हुई? अब हमारा तो डिज़ाइन नहीं है, मानव ज्ञानावस्था की इकाई का डिज़ाइन नहीं है। ज्ञानावस्था कहाँ तृप्त है? कंपटीशन में नंबर 1 आने वाले को भी स्ट्रेस होता है। आप में से कोई नंबर 1 आता रहा है? नहीं आता रहा, कोई बात नहीं है। नंबर 1 अगर आते तो कहाँ जाते? ठीक है, हम समझ गए। मान लो आप नंबर 1 आते तो कहाँ जाते?
नहीं आते, नंबर 1 आते तो कहाँ जाते, दूसरी जगह कहाँ जाते, आप बताइए, सोच के बताइए कहाँ जाते, IIT जाते। तो IIT जाते तो IIT जाने वाले के, अब थोड़ा कल्पना को दौड़ाइए, वहाँ पर क्या हालत है। IIT में जब जाते, नंबर 1 आप होते, आप यहाँ से जाते, कहीं से कोई और आता, फिर वहाँ पर भी एक नंबर 1 होता, नहीं होता, और वहाँ पर भी स्ट्रेस होता, फिर वो वहाँ से निकलता। एक सिस्टम डिज़ाइन है, समझ में आ रहा है। तो सिस्टम किसके लिए डिज़ाइन है, जानवरों के लिए बलवान की उत्तरजीविता। और नंबर 1 नहीं आते तो जैसे जिग्नेश कह रहे हैं, दुखी है ये, एक तरीके से दुखी है कि हम नंबर 1 नहीं है तभी तो यहाँ बैठे हैं, है ना तो भी दुख है, दुख बना हुआ है, दुख नहीं है बढ़िया बात, दुख नहीं तो अच्छी बात है ठीक है। तो ये जो विचार है बलवान की उत्तरजीविता या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये विचार कैसा है, भौतिकवादी विचार है। यहाँ से किस चीज़ को जन्म दिया इसने, संघर्ष को जन्म दिया। तो जितनी भी संघर्ष को लेकर के बातचीत है वो मूलतः क्या है, भौतिकवादी, मूलतः भौतिकवादी है। और संघर्ष से सुख है कि नहीं है, जिग्नेश बताइए, संघर्ष से सुख है कि नहीं है, नहीं हालत खराब है संघर्ष से सुख नहीं, तो सुख किस चीज़ से है, सुख किस चीज़ से है, हाँ मतलब आपका किससे, चलिए हाँ मैं वही सोच रही थी, पैसे से। अरे उनकी बात नहीं, आप अपनी बात करिए भाई, वो सब अपना सोच विचार कर रहे हैं। अभी पहली बार तो सुन रहे हैं कि सहअस्तित्ववादी विचारधारा कोई विचारधारा है। अभी हमें देखो बेटा, ये अभी ये सच है, एक्चुअली आज की परिस्थिति का ये सत्य है। ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहा है या वो सच्ची बात बोल रहा है। अभी यही आपको यही बोला जा रहा है, यही सुनाया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है ना, यही दिख भी रहा है। आप देखिए एडवर्टीजमेंट देखिए, अरे आप देखिए ना एडवर्टीजमेंट में जिसके पास वो गाड़ी, सारे लोग पलट पलट के उसको देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। किसी ने अच्छा परफ्यूम लगा लिया, सब उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। यही सब तो आपको दिखाया जा रहा है, 24 घंटा यही दिखाया जा रहा है आपको कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना। फिर मैंने कहा अपनी बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो अभी ऐसा बता रहे हैं कि पैसा मिल जाए, तो पैसा मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, बेसिकली वस्तुएं और सेवाएं। तो वस्तुओं को क्या करो, वस्तुओं और सेवाओं को भोग लो, और भोगने से क्या हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। यही तो बता रहे हैं, इससे सुख मिल जाएगा। थोड़ा घूम आओ, फिर आओ, थोड़ा अच्छा अच्छा खा लो, यही सब बता रहे हैं ना। संवेदनाओं को तृप्त करो, हम भौतिकता हैं, हम शरीर हैं, और इसको तृप्त करने से हमको तृप्ति मिल जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। जो जितना ज़्यादा संघर्ष कर पाएगा उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा, और पैसा कमाएगा तो ये सब पा लेगा, वस्तु और सेवाएं, उससे वो सुखी हो जाए। ये बता रहे हैं, इस भौतिकता को प्राप्त कर लो, इसको भोग लो, इससे तुम सुखी हो जाओगे, है ना। अभी जिसने उसको नहीं पाया वो उसको पाने की दौड़ में है, ठीक बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आज जिस व्यवस्था में, जिस परिस्थिति में खड़े, ऐसा ही लग रहा है। लेकिन इसको भोगते भोगते, करते करते हमने क्या किया, धरती की हालत है ख़राब। एक छोटी सी और बात आपके लिए रख रही हूँ, इस आशय से रख रही हूँ कि आप पिछला वीडियो देख करके आएंगे और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। मैं एक बात ये कहना चाह रही हूँ, चाहे हम कितना भी अच्छा खेती सीख जाएं, ठीक है, ये एक दूसरी बात कर रही हूँ अभी, है ना, वो वाली बात को वहाँ पर ड्रॉप कर रही हूँ। कितना भी अच्छा खेती सीख जाएं, यदि ऋतु संतुलन गड़बड़ा जाए, है ना, खेती के सभी नियमों को सीखने के बाद यदि ऋतु संतुलन गड़बड़ा जाए तो खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और क्या लगता है आपको, ऋतु संतुलन गड़बड़ाया हुआ है कि नहीं गड़बड़ाया हुआ है? गड़बड़ाया हुआ है। अब मुझे बताओ कि क्या किया जाए।
ऋतु संतुलन यदि है तो सही बात है, खेती हो सकती है, और जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था विधि बताया वो भी तब हो सकता है जब ऋतु संतुलन है। आज की स्थिति में भी खेती तभी हो सकती जब ऋतु संतुलन है। यदि ऋतु संतुलन गड़बड़ा गया, कौन सा नियम जान करके तुम बढ़िया खेती कर लोगे बताओ? सारी विद्या धरी की धरी रह जाएगी, नहीं धरी रह जाएगी, धरी रह जाएगी। तो जो मुद्दा है, एक मुद्दा तो ये है कि डेफिनेटली आपको खेती आनी चाहिए। दूसरा मुद्दा ये भी है कि आपको इसमें जो बीज बचाव करना है, कभी क्या क्या करना है, वो सारे स्टेप्स आपको क्लियर हों। तो इन नियमों को समझना ज़रूरी है, लेकिन इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, मुझे ये बताइए ऋतु संतुलन के लिए। तो ऋतु संतुलन होता कैसे है, इस पर थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ। ऋतु संतुलन होता है ताप संतुलन होने के फलस्वरूप। ताप संतुलन होने के फलस्वरूप, और ताप का संतुलन होता है खनिज संतुलन होने के फलस्वरूप। उस दिन मैं आपको याद कर रही थी जिग्नेश की, जिग्नेश का ये फेवरेट टॉपिक है, ये जब आएगा तभी पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है? ध्यान से देखिए इस बात को। खनिज संतुलन होगा तो ताप का संतुलन होगा, ताप का संतुलन होगा तो ऋतु संतुलन होगा। इसको पूरी धरती में समझाने से पहले मैं आपको समझाती हूँ आपके शरीर रूप में। जैसे हमारे शरीर है, तो शरीर में जब खनिजों का संतुलन गड़बड़ाता है, जैसे हमारे शरीर में लौह तत्व रहता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम रहता है ना, सोडियम रहता है, इस तरीके से बहुत सारे तत्व रहते हैं। जब आप जांच कराते हो ना, रिपोर्ट कैल्शियम का क्या है ना, थायराइड का क्या लेवल, ये सब लेवल्स जब आप चेक कराते हो, तो इस तरीके से आप अपने शरीर में, जैसे आपने मैग्नीशियम चेक करा लिया है ना, मैग्नीज कितना है चेक करा लिया, आपने हीमोग्लोबिन चेक करा लिया, आयरन लिखा, Fe मतलब आयरन, ठीक है, अपने शरीर में कैल्शियम चेक कराया। ये सब मूलतः क्या है बेटा? ये बेसिकली पदार्थ है। ये क्या है? खनिज। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, धरती में भी इसी प्रकार से, आज आपको NPK का नाम तो सुना ही पड़ा होगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश, ये 3 शब्द सुने होंगे ना। तो इसी तरीके से जैसे धरती में बहुत सारे तत्व हैं, 16 तत्व मुख्य हैं, बाकी हैं तो पूरे 120, है ना। लेकिन इसी तरीके से हमारे शरीर में भी बहुत सारे तत्व होते हैं। तो इन तत्वों, ये जो खनिज हैं, यदि ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या दिखाई पड़ता है? कुछ लक्षण दिखाई पड़ता है शरीर में। ऐसे व्यक्ति को फीवर आ जाता है, खाना नहीं हजम होता, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, हाँ, चक्कर आ जाते हैं, है ना। तो इसकी यदि खनिज में कमी, खनिज की कमी है ना, तो खनिज में असंतुलन लिख देती हूँ मैं, असंतुलन हो गया। कोई चीज़ बढ़ भी जाती, जैसे थायराइड आदि की चीज़ें होती ना, वो बढ़ भी जाती तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाती तो भी प्रॉब्लम। जैसे BP है ना, तो वो भी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम, ऐसे सब कई सारी चीज़ें। अभी छोटी बात को रखती हूँ, तो जैसे आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम आदि इन तत्वों को लें, ये क्या है? मूलतः खनिज हैं। तो ये जो खनिज के असंतुलन से क्या होता है? हमारे शरीर में ताप का असंतुलन हो जाता है। खनिज असंतुलित होने से ताप असंतुलित हो जाता है, तो या तो हमारा हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, और या तो हमारे हाथ पैर एकदम गर्म हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अंदर अंदर से बुखार जैसा लगता है, ठीक है। ताप असंतुलन हो जाता है तो या तो बुखार हो जाता है या तो सर्दी हो जाती है, 2 में से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और जब बुखार हो जाता है तो है ना, बुखार हो जाता है, सर्दी या ताप असंतुलन हो जाता है, तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है, या तो बहुत पसीना आता है, या तो बहुत प्यास लगती है, ऐसी कुछ चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। तो ये जो खनिज संतुलन है, उससे ताप संतुलन, उससे ऋतु संतुलन, इसका एक सिंपल उदाहरण आप अपने शरीर में देख सकते हो। हमारे शरीर में जब खनिज तत्वों का असंतुलन होता है तो ताप असंतुलन हो जाता है, और उसके बाद ये पसीना और प्यास, पसीना जैसे बारिश है ना, प्यास जैसे गर्मी बहुत लगना, है ना, तो इसको मैंने कहा ऋतु का असंतुलन, ठीक है। अब आप भूलोगे नहीं इस बात को। अस्तित्व, सहअस्तित्व, ये इसी बात का प्रमाण है कि हर एक जगह वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो अब देखिए अभी हमने किया क्या है। मैंने आपको बताया था, ये एक विषय है, उसको और विस्तार से खोलूँगी, लेकिन मोटा मोटा आपको ध्यान में है। मैंने कहा था ये जो अभी हमने पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी करी हुई है, अर्थव्यवस्था में एक चीज़ दिखाई पड़ती है, क्या? लाभोन्माद।
लाभ का उन्माद, कितना अधिक से अधिक लाभ मैं बना लूं, ठीक है। और लाभ उन्माद करने के बाद क्या करूं, भोग का उन्माद, जितना मैंने पैसा अधिक से अधिक छाप लिया उसके बाद मैं क्या अधिक से अधिक भोग लूं, ठीक है। अभी पूरा का पूरा इकोनॉमी अगर हम देखेंगे तो कोल पेट्रोलियम इकोनॉमी है, इस पर हमारी बात हुई थी, याद है आपको। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी, ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो है कोयले और पेट्रोलियम पर आधारित है, ठीक। इस पर और चर्चा विस्तार से आगे। देखो, जब हमको इंडस्ट्री बेस्ड कोई भी काम करना है, इंडस्ट्री, क्योंकि हमको भोगना है तो भोगने के लिए चाहिए वस्तुएं। हर एक वस्तु कहाँ से, उसका रॉ मटेरियल कहाँ है, धरती के गर्भ में। धरती के गर्भ में भी है ना भैया, और कहाँ है इसके अलावा, तो धरती के गर्भ में क्या है, प्रकार प्रकार के खनिज, या तो पहाड़ के रूप में है ना, या तो नदी में कहीं पर खनिज बह रहे हैं, ठीक है, या तो वनों में कहीं पर, है ना, ये चीज़ें मिल रही हैं हमको, या तो फिर धरती के अंदर गड्ढा करके मिल रही है, जैसे कोयला हमें निकालना है तो गड्ढा करके मिल रहा है। तो ये जो धरती है, ये धरती समृद्ध हुई है किसके फलस्वरूप, खनिज, ताप और ऋतु के संतुलन के फलस्वरूप क्या हुआ है, इसमें मानव का प्रकटन हुआ है। खनिज, ताप और ऋतु संतुलन के फलस्वरूप इसमें मानव का प्रकटन हुआ है, अग्रिम विकास हुआ है। आपने शायद ये कहानी सुनो कि धरती पहले आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई, उसमें भारी मेटल्स बने, है ना, इस तरीके से वो आगे बढ़ती गई, है ना, बहुत सारा लावा के तरीके पहाड़ आदि बन गए। ये सब कहानी आपने सुनी होगी, थोड़ा भाग इसका सुना होगा। तो धरती धीरे धीरे क्या है, ऋतु संतुलन में आई, और ऋतु संतुलन के फलस्वरूप यहाँ पर 6 प्रकार की ऋतुएं, सर्वाधिक जो है 6 ऋतुएं यहाँ पर, आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतुएं, सामान्य भाषा में सर्दी, गर्मी, बारिश, 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। यदि ये ऋतु संतुलन नहीं होगी तो आपकी फसल पकेगी नहीं। यदि बारिश के बाद शरद ऋतु नहीं होगी तो मूंगफली ऊपर निकाल के रखने के बाद सूखेगी नहीं। बात समझ में आई। तो चूंकि ये भौगोन्मादी अर्थतंत्र है, इस अर्थतंत्र के कारण हमने क्या किया, जो मैंने एक दिन आपको और भी बताया था ना, क्लासरूम में देखो कितना यहाँ पर प्लास्टिक है, कितना लोहा, हमारे कपड़े तक में प्लास्टिक घुसा हुआ है। सब जगह हमने कोयला और पेट्रोलियम यही निकाल कर तरह तरह के खनिज, कितना लोहा, कितने और अन्य प्रकार के तत्व, एल्युमिनियम कितना सारा, है ना। तो हमने क्या किया, ये जो खनिज, जिसको हम बोलते हैं खनन करना, माइनिंग समझते हैं, माइनिंग करना, धरती के साथ अपराध करना है ये। श्री ए नागराज जी कहते हैं मानव की आवश्यकता की जितनी वस्तुएं हैं वो धरती के ऊपर रखी हुई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा धरती के भीतर भी जाएंगे तो धरती से 10 फीट तक, मतलब हम आदमी जितना बड़ा होता है ना, बस उतना नीचे, उससे ज़्यादा खोदने की ज़रूरत नहीं है। आदमी की आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु जो है वो धरती के ऊपर रखी हुई है, उसको गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदमी गड्ढा खोदे जा रहा है, खोद के हीरा निकाल ले रहा है। हीरा कह रहा है आप चमकाओ इसको, इधर से घिसो उधर से घिसो और चमकाओ, और हीरा है सदा के लिए। सदा के लिए तो उसको होना था, लेकिन कहीं और भागीदारी थी उसकी। एक आपको और छोटी सी बात बताती, देखो बेटा, ये जो खनिज हैं क्या करते हैं, ये जो धरती है ना, ये धरती पूरी एक अपने स्वरूप में एक गोला है, एक अपने में एक चुंबकत्व के साथ ये सारे अणु परमाणु आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें इतने सारे खनिज हैं, और आपको ये पता है ना, यहाँ इसमें नॉर्थ साउथ पोल है, ये धरती एक मैग्नेट की तरीके है। तो ये जो इसमें इतने सारे जो खनिज हैं, तो ये जो खनिज हैं इसके कारण से ही इसमें चुंबकत्व है, ये चुंबकत्व है। यदि हम इससे खनिज को निकाल लेंगे, खनिजों को निकाल लिया हमने, तो क्या होगा, धरती का चुंबकत्व डिस्टर्ब हो जाएगा। आप लोग न्यूज़ में देखिए, ये जो धरती का चुंबकत्व है ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गया है, ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गया है।
मतलब आदमी को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है इस समय। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, इससे रिलेटेड सारे न्यूनतम सूचना वाले वीडियोस आपको दिखाऊंगी मैं। तो यदि धरती की ये जो चुंबकीय धारा है, यदि ये गड़बड़ाती है तो ये धरती भुक्का भुक्का हो जाएगी, मतलब एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाएगी, ऐसे ही बस झर जाएगा सब कुछ। तो यदि हम आवश्यकता से अधिक, एक्चुअली किसी भी खनिज को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, इस अस्तित्व में हर एक वस्तु अपनी जगह पर है। आदमी इस बात का अध्ययन नहीं कर पाया है, जिसके फलस्वरूप क्या कर रहा है, खनन। वास्तव में अस्तित्व में खनन, मानव के लिए जो वस्तु चाहिए उसका तरीका है। खनन करने वाले होते हैं अस्तित्व में ये पेड़। जैसे आदमी को आयरन चाहिए तो आयरन कौन लेकर के आएगा, उसके लिए पौधे की जड़। पौधे की जड़ का काम है कि आवश्यक जो वस्तु है उसको ऊपर लेकर के आए और यहाँ अपने पत्ते में रख दे। मान लीजिए चलो ये आम का पेड़ है, तो आम में ये आपको वस्तु मिल जाएगी। तो अस्तित्व में खनन की प्रक्रिया है। आदमी जो कर रहा है वो तो सरासर गड़बड़ काम है, तो अध्ययन ही नहीं हुआ है, कुछ भी कर रहा है। और हम सोच रहे हैं इतना खनन भी करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे और खेती कर लेंगे। खेती नहीं कर पाएंगे यदि हम इस खनिज संतुलन को नहीं समझे, खेती कभी नहीं कर पाएंगे। और आप ये सोचो कि मान लो भाई हमारी 10 एकड़ ज़मीन है, आपकी एक 10 एकड़ ज़मीन है, और इस पूरी धरती भर में तो न जाने कितने हजारों लाखों एकड़ ज़मीन है। लाखों एकड़ ज़मीन में आप उसमें से मान लो आप एक बड़े हिस्से में यहाँ पर खनन कर दो और यहाँ पे पूरा खनिज का संतुलन गड़बड़ा जाए, तो आपको क्या लगता है आपकी ज़मीन में केवल NPK का बैलेंस करने से आपका उत्पादन ले लोगे क्या? बोलो। बड़ी समस्या है ये। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी धरती में NPK बैलेंस कर ला लेंगे, अपनी ज़मीन की चकासणी कर लेंगे, पानी का चकासणी कर लेंगे। कुछ नहीं होने वाला। बारिश हो गई, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खनिज का संतुलन हो गया। खनिज का संतुलन होने से क्या हो गया, ताप का संतुलन, जिसको हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ताप का संतुलन हो गया तो धरती में क्या है, धरती को प्यास लगी है, धरती गर्म हो गई है। प्यास लगी तो वो पानी बरसाती है, पानी बरसा के अपने आप को ठंडा करने का प्रयास करती है। उसके स्वास्थ्य की ये प्रक्रिया है। जैसे हम भी जब दवाई खाते हैं, कोई अगर आप आयुर्वेदिक कभी काढ़ा पिए, आपको बुखार हो और कंबल ओढ़ के आप सो जाइए तो आपको पसीना आ जाता है और एकदम से आपका ज्वर टूट जाता है। तो धरती में भी ये प्रक्रिया है। धरती अपने ज्वर को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जो हुआ किसके कारण से, खनिज के असंतुलन से, खनन के कारण से। तो खनन के कारण से खनिज का असंतुलन हुआ है और खनिज के असंतुलन से पूरी धरती क्या है, तापग्रस्त हो गई है, ताप का संतुलन हो गया है। और ताप का असंतुलन, इसको ठीक करने के लिए एक्चुअली धरती में क्या हो रहा है, ऋतु का असंतुलन। और ऋतु असंतुलन के साथ खेती मुमकिन नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। आदमी प्लास्टिक नहीं खा पाएगा, पैसा नहीं खा पाएगा, सीधा सीधा पैसा ठूंस लीजिए, नहीं होगा, नहीं होगा भाई। होता तो हो ही जाता अभी तक। आदमी को चाहिए वस्तुएं। समस्या बड़ी है, छोटी नहीं है। दिवाली के बाद जब छुट्टी के बाद आएंगे ना, तो आपको बहुत सारे मैं वीडियोस दिखाऊंगी ताकि आपका ध्यान जाए इन बिंदुओं पर। हमारी जो व्यवस्था है, जिस तंत्र में अभी हम जी रहे हैं ना, वो तंत्र आपको ये सारी बातें नहीं बताएगा, क्योंकि बताएगा तो आप रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट मतलब उसके प्रति खड़े हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। सजग हो जाएंगे तो आप मोहरे कैसे बनेंगे फिर उसके, ठीक है। सारे टीचर जो अभी आपको 4-5 टीचर्स इन बातों को लेकर के थोड़ा थोड़ा जागरूक तो करेंगे। तो इस बात को समझिए, यदि हम ऋतु असंतुलन से ऋतु संतुलन की तरफ प्रयास नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होना। अपनी ज़मीन सुधार के आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। बारिश हो जाएगी, आपकी फसल खराब हो जाएगी। अब क्या किया जाए, अब आपको विचार करना है। इसलिए आपको कल पिछला लेक्चर देखना है, ठीक है। पिछला लेक्चर देख के आइए, आगे बताऊंगी फिर बात, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये पूछा जाएगा, खनिज संतुलन से ताप संतुलन, ऋतु संतुलन, इसको बोलते हैं प्राकृतिक नियम। ये जो प्रकृति है ना, किसी नियम पूर्वक चल रही है। तो प्राकृतिक नियम क्या हैं, ये हैं।
खनिज संतुलन मतलब ये जो धरती है इसमें 120 प्रकार के जो परमाणु हैं वो समृद्ध हुए, उन सबके खनिजों के संतुलन के फलस्वरूप इस धरती में अपने आप ठंडा हुई या ताप का संतुलन आया, और ताप संतुलन के फलस्वरूप क्या हुआ, इसमें फिर जैव विविधता हुई, वनस्पतियों की विविधता हुई, है ना, ऋतु संतुलन प्रमाणित किया इसने। तो खनिज संतुलन, ताप संतुलन, ऋतु संतुलन। मानव को यदि धरती पर सुखपूर्वक जीना है, इसके बिना डिज़ाइन नहीं बनेगा। और एक बात जान लीजिए, ये जो खेती है ना, या खेती इसको ना कहें, मैं खेती शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है खेती ना कहो, इसको लिखो। ये क्या हुआ? इसके फलस्वरूप मानव उत्पादन करने में सक्षम है। तो आदमी की जो तीनों प्रकार की आवश्यकताएं हैं, आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन, वो इससे पूरी होती हैं। और यदि उत्पादन नहीं होगा तो आदमी क्या खाएगा? सबसे पहले आदमी जाएगा। और आपको बताऊँ, ये जो खनिज असंतुलन का प्रभाव है सीधा सीधा आदमी में देखने को मिल रहा है। ताप असंतुलन का प्रभाव, ऋतु असंतुलन का प्रभाव। ये जब ताप का असंतुलन होता है तो तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, जब संधि काल होता है ना, मतलब थोड़ा सा सवेरे गर्म है, रात में ठंडा है, तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों को बुखार आता है। फिर हमारा शरीर कोप नहीं कर पाता। हमारा शरीर का एक डिज़ाइन है ऋतु संतुलन के साथ जीने का। यदि ऋतुएं असंतुलित हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, हम उनको ठीक से बता नहीं सकते कि पता चला सुबह ठंड है और दोपहर में एकदम गर्मी हो गई, रात में एकदम बारिश हो गई, लोग ऐसे ही मर जाएंगे। लोगों के शरीर कोप अप नहीं कर सकते। हम क्योंकि खनिज, ताप संतुलन, ऋतु संतुलन के फलस्वरूप मानव प्रकट हुआ है धरती पर। तो मानव का प्रकटन या मानव की शरीर रचना इसके फलस्वरूप है। तो हम एक लिमिट से ज़्यादा इसमें खेल नहीं सकते हैं। लिमिट है, लिमिट आ चुकी है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है। इसको हम फीडबैक साइकिल्स या फीडबैक लूप्स बोल रहे हैं, वो शुरू हो गए हैं। अब मानव अधिक से अधिक ये कर सकता है, समझदार होकर के हस्तक्षेप को बंद करे। और ये एक आदमी के करने का काम नहीं है, इसलिए परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था है ना। और रही बात जो अभी जिग्नेश कह रहे थे, आदमी को खाए पिए मज़ा करे और अच्छे संबंध हो, एक्चुअली इतना ही चाहिए। इससे ज़्यादा उसको, सही बात है, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसका हम डिज़ाइन नहीं बना पा रहे हैं कि कैसे खाए पिए और मज़ा करें। ये डिज़ाइन नहीं बन पा रहा है। ना ठीक से खा पी पा रहे हैं, ना ठीक से मज़ा कर पा रहे हैं। सोचो ना, आदमी को केवल खाना पीना और मज़ा ही तो करना था, वो नहीं कर पा रहा है। पोल्यूशन करके बैठ गए, कैंसर लेके बैठ गए, डायबिटीज़ लेके बैठे हुए हैं। इतना नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर नहीं सकते क्या? इतनी छोटी सी चीज़ें कर सकते हैं, हमारे हाथ में है। समझदारी के बिना नहीं होगा, लेकिन हमारे हाथ में। करेगा कौन? आदमी करेगा। जीव जानवर तो अपना कर रहे हैं जो उनको करना है। सवेरे उठते हैं, घास चरते हैं, सो जाते हैं उनका अपना काम चल रहा है। ठीक, चलिए तो अभी नोट्स लिखते हैं आज। ये लिखिए, प्राकृतिक नियम क्या है? तो 3 है प्राकृतिक नियम: खनिज संतुलन, ताप संतुलन, ऋतु संतुलन। हमारी सरकारें जो हैं, खनन आदि के प्रोजेक्ट पे अभी भी सब्सिडी चल रही है, प्रोत्साहन है इन सब चीज़ों को। मैंने एक दिन कहा था ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? वन खनिजों की कटाई। जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करते हैं। हाँ, विरोध करते हैं। तो उनको, उनके ऊपर सरकार उनको दबाने का काम कर रही है। ठीक है, हम ये जगह पर खड़े हैं और कह रहे हैं ऑर्गेनिक खेती को हम सब्सिडी देंगे। क्या कर लेंगे सब्सिडी देके? कर क्या लेंगे भाई? आप दीजिए नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को सब्सिडी। क्लाइमेट चेंज हो गया, कोई उत्पादन ही नहीं मिला, करेंगे क्या किसान? ऐसा काम चल रहा है। इस समाधान, मतलब पूर्ण समाधान के लिए हमको विचार करना पड़ेगा। इंडिविजुअलिस्टिक अगर हम सोचेंगे, हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये दिन बहुत दूर नहीं है, ये दिन एक्चुअली, ये दिन चल रहे हैं। ये हम सोचें कि भविष्य में ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। केवल हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी किसी को पता चल रहा है, किसी किसी को नहीं पता चल रहा है। किसी किसी को मान लो पता चलता है, तो जानते हैं कैसी बातें बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, जितना जिसके भाग में होता है
ये कौन सी बात है, भौतिकवादी की आदर्शवादी? आदर्शवादी। पकड़ में आ गया आपको। ईश्वर सत्य है, उसका विधान है ये विधान उसका था कि आदमी इसमें कर रहा है सारा हस्तक्षेप? आदमी हस्तक्षेप कर रहा है। एक चीज़ आपको और बताऊं, इंटरेस्टिंग बात, देखिए देखिए विचार है आप सबके सोचने के लिए, ठीक? जैसे कि इस धरती पर कुछ कंपनियां, कुछ लोग मिल करके, कुछ कंपनी, उनके जो मालिक हैं उन्होंने ही विचार किया, कुछ गवर्नमेंट है वो विचार कर रही हैं, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं, है ना, ये मुट्ठी भर लोगों की संख्या मान लो मैंने लगा ली 10,000। धरती पर तो 850 करोड़ लोग हैं। ये 10,000 लोग विचार करते हैं ये इनको बहुत सारा लाभ कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, खूब भोगना है, ऐसा कुछ सोच लिए ये लोग। 10,000 लाभोन्मादी भोगोन्मादी लोग हैं। देखिए मैं बता रही हूँ ये इम्पैक्ट कैसे होता है, ठीक? इन्होंने पूरी व्यवस्था खड़ी करी, ये विचारक हैं, इन्होंने व्यवस्था खड़ी करी और व्यवस्था खड़ी करने के फलस्वरूप क्या है, कोल पेट्रोलियम की इंडस्ट्रीज़ लगा दी। कोल पेट्रोलियम को सब्सिडी दो। आपको ये पता होगा ना, पेट्रोल जो है वो सब्सिडाइज रेट में हमको मिलता है। गवर्नमेंट जितने में खरीदती है उससे कम में बेचती है। ये पता है आपको? नहीं पता है? ये नहीं पता है? हैं? ये लगता है ज़्यादा में बेचती है, इसके लिए लोग हाय तौबा मचाए हुए हैं। कम में बेचती है, लॉस करती है। चलिए विस्तार से चर्चा, और इस पे सोचना पड़ेगा अपने को। हमको पिक्चर कुछ और दिखाई जा रही, रियलिटी कुछ और है। ये तो आपको पता होगा ना E20 फ्यूल के बारे में, कि अभी मिक्सिंग करके चल रहा है और उसके कारण से इंजन खराब हो रहे हैं। ये पता है कि नहीं पता है? ये पता है, ये वाली बात पता है ना। अच्छा ये बताओ, अगर मिक्सिंग करके फ्यूल में मिक्सिंग कर देंगे तो उससे पोल्यूशन कम होगा कि ज़्यादा होगा? मिक्सिंग करने का क्या मतलब है? फ्यूल जल्दी जल जाए उसको मिक्सिंग कहेंगे कि फ्यूल देर में जले उसको मिक्सिंग कहेंगे? ये जो E20 जो मिक्सिंग चल रही है ना, इस मिक्सिंग के फलस्वरूप जैसे पेट्रोल में पानी मिला दिया तो फिर कैसा होगा उसका, वो क्या अच्छा जलेगा? नहीं जलेगा ना। ऐसा कुछ चीज़ मिला दी जिसके कारण से इंजन खराब हो रहा है, मतलब आपका इंजन डिज़ाइन नहीं है तो आपका माइलेज कम हो गया है, धुआं फेंकेगी। यस, माइलेज कम हो गया, धुआं फेंकेगी, ठीक है गाड़ी। अब हमने कहा ये गाड़ी फेंको, हटाओ, इस गाड़ी को ही हटाओ, अब नया इंजन नया गाड़ी लेकर के आओ। तो ये जो इतना लोहा हमने निकाल के रखा है, उससे इंजन बनाया, ये क्या वो किया, वो सब वेस्ट हुआ कि नहीं वेस्ट हुआ? एक पॉलिसी कितने लोगों को इम्पैक्ट कर रही है? सरकार ने किया है तो हमें ऐसा लगता है कुछ सोच समझ के किया। एग्जैक्टली। एक और बात है, मान लो हमको इस पर शंका हो भी तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं हाथ में। 5 साल के लिए हमने चुन लिया, अब कुछ हो नहीं सकता, अब इंतज़ार करना पड़ेगा ना 5 साल तक। भाई जब उसको हटेगा तब कुछ होगा। ये सब विचार के मुद्दे हैं अपने लिए। चलिए मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर रखना चाह रही थी। तो देखो यहाँ से शुरू हुई बात, आपस में नहीं, इधर इधर या तो करिए फिर चर्चा करिए तो सबको सुनने मिले। तो देखो यहाँ से कहानी शुरू हुई है ना। इनमें से कोई एक लोगों ने कोल को ताप संतुलन के स्थान पर क्या मान लिया? फ्यूल। ये इन्होंने मान लिया, कुछ लोगों ने मान लिया। इसके बाद इन्होंने सबको बताना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया। जैसे इन्होंने कहा कि वो वाला फ्यूल अच्छा होता है, ऐसा किसी ने प्रचार करना शुरू कर दिया, सब लोगों ने मान लिया, है ना। फिर किसी ने गाड़ी जाना वो ज़्यादा अच्छी बात है, गाड़ी वाला जिसकी जितनी बढ़िया गाड़ी, लंबी गाड़ी और अच्छी बात है, ऊंची गाड़ी और अच्छी बात, ऐसा कुछ कुछ प्रचार चलते रहा। चलते 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 लेट्स से 100 साल पूरे होने को आए। धरती का गर्भ पूरा खाली हो गया, ताप संतुलन, ऋतु संतुलन, जो कुछ हुआ। अब ये बताओ, ये जो धरती के 850 करोड़ लोग हैं, 850 करोड़ लोग, देखो इम्पैक्ट कैसे होता है। 850 करोड़ लोग और आने वाली हर मानव संतान। देखो आपने तो ये किया नहीं था, लेकिन आपके हिस्से में आ गया प्रदूषण, आपके हिस्से में आ गया ऋतु का असंतुलन या क्लाइमेट चेंज, आपके हिस्से में आ गया कोरोना। आया कि नहीं आया? हम अभी बोलते हैं दिख रहा है। तो आदमी करता, ये करता कोई है और भोगता हर कोई है।
ये डिज़ाइन है अस्तित्व का। हम एक व्यक्ति भी करते, जैसे मान लो एक व्यक्ति यहाँ कहता है सुनो भाई हम कुछ नहीं करते, हम जा रहे हैं समाधि करेंगे, अपना जंगल में जाएंगे, ये भी प्रभावित होगा, ये भी प्रभावित होगा, है ना। ये एक व्यक्ति बोलता है मैं केवल लंबी गहरी सांस लेता हूँ और कुछ करता ही नहीं हूँ, कोई कर्म नहीं करूँगा, वो भी प्रदूषण से प्रभावित होगा, वो भी क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो आदमी का भाग्य है ना, ये शेयर्ड है। हर आने वाली मानव संतान को ये उसका भाग्य है, ये भाग्य है आपका, दुर्भाग्य है दुर्भाग्य। थोड़े से मुट्ठी भर लोग इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। नहीं, वो लेके आए हम, उसने तो कह दिया ये फ्यूल है, सबने दबाया, सब भुगतेंगे ही, सब भुगतेंगे। दबाएगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसका समाधान क्या किया जाए बताइए। सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा भैया, ये इसके साथ जीना तो नहीं बनेगा, हैं? क्या कह रहे हैं राजेश? अरे बोलिए भाई। बताइए प्रवीण, बताइए, ठीक नहीं है क्या ये बात? ठीक है, इसको थोड़ा सोचिए। तो क्या अपना अपना भाग्य है? जैसे मान लीजिए कोई इस प्रदूषण के फलस्वरूप उसको अस्थमा हो जाए, दिल्ली वगैरह में रहने वाले लोगों को हो ही रहा है ना, बच्चों को हो ही रहा है, तो क्या उसका भाग्य था? पूर्व जन्म के उसके खराब कर्म थे इसके कारण? कैसे इसको हम ब्लेम करें? जो खराब भोजन के खांसी आ रही इसको, तो कैंसर हो रहा है, उसको किस पे ब्लेम किया जाए? हैं? किस पर करें बताओ? ब्लेम करके भी उनको खुद ही नहीं पता है, जो ये कर रहे हैं ना उनको पता थोड़ी है, सोच समझ के नहीं कर रहे हैं बहुत। वो ये सोच रहे हैं चलो हम ऐसा कर देते हैं, उसके बाद हम खूब भोग लेंगे, सुखी हो जाएंगे। वो हो नहीं पाया है, उनके भी परिवारों में टूटन और अन्य समस्याएं चली रही हैं। मान लो भोग भी लिए ना, उसके बाद ये पूरी धरती की ये हालत है। अब ये सोच रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग सोच रहे हैं मंगल में जा कर के अपन प्लॉट बेचेंगे, उधर घर बनाएंगे, उधर ह्यूमन कॉलोनी बनाएंगे। पता है आपको ये वाली बात कि नहीं पता है? अब वहाँ मंगल जो है वो तो पदार्थावस्था है, अभी वहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं है, तो सब ले लेके कहाँ से जाएंगे? इसी धरती से। और कहाँ से लेके जाएंगे? रॉ मटेरियल कहाँ है भाई? आदमी के सर्वाइव करने के लिए पानी तो चाहिए, रिसाइकल कर करके वही पानी पिएंगे। यही सब सिस्टम बना रहे हैं। और ये जो धरती हमें मिली थी उसका क्या किया हमने? समझ नहीं आ रही है ना। क्या हुआ मूल में? क्या हो गया? गड़बड़ थोड़ी हो गई कि हमने अस्तित्व का अध्ययन किया नहीं, अस्तित्व का सटीक अध्ययन नहीं हुआ, मानव का सटीक अध्ययन नहीं हुआ। इसके कारण से ये गलती है। ये गलती पीड़ाकारी हो गई है। हम जिस तरीके के सिस्टम व्यवस्था को, जैसी व्यवस्था को खड़ी कर ली, वो पीड़ाकारी व्यवस्था हो गई है हर एक के लिए। ठीक है, समय हो गया, सत्र को यहाँ पर रोकते हैं। नमस्कार।